नमस्कार दोस्तों, कंसेप्ट आरएनए के ऑनलाइन सेशन में मैं डॉक्टर हिमांशु माथुर, आपका दोस्त, आपका होस्ट, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग इंट्राग्यूमेंटरी सिस्टम के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के पार्ट में चल रहे थे और आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा और उस टॉपिक का नाम है सिंगल्स। आपने कभी नाम सुना हो तो SHINGLES। इट इज अ लेटर कॉम्प्लिकेशन ऑफ वेरिसिला जोस्टर वायरस। अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है आपकी लाइफ में तो बच के रहिएगा। अगर आपने चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगाया अपनी लाइफ में तो बच के रहिएगा। अगर आपने चिकन पॉक्स की वैक्सीनेशन प्रॉपरली नहीं लगवाई है तो बच के रहिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको सिंगल्स होने के पूरे चांसेस हैं। तो जो टॉपिक हम लोग आज पढ़ रहे हैं उसका नाम है सिंगल्स। द टॉपिक टुडे वी आर डीलिंग विद इज अ सिंगल्स। दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक ऑफ द स्किन डिसऑर्डर्स। और बिफोर डीलिंग विद सिंगल्स पढ़ने से पहले आपको चिकन पॉक्स का पूरा ज्ञान होना आवश्यक है। अगर आपने चिकन पॉक्स नहीं पढ़ा तो मैं आपको अभी चिकन पॉक्स यही पढ़ा देता हूं। अगर आपको चिकन पॉक्स आता है तो आपको सिंगल्स आता है, अगर आपको सिंगल्स आता है तो आपको चिकन पॉक्स आता है, क्योंकि बोथ आर वेरी 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 सिमिलर। देखिए दोस्तों, सिंगल्स होता क्या है? अगर आपकी लाइफ में कभी आपको चिकन पॉक्स हुआ है, चिकन पॉक्स मतलब वेरिसिला जोस्टर का इन्फेक्शन हुआ है। वेरिसिला जोस्टर इज अ वायरस। अगर आपकी लाइफ में कभी आपको वेरिसिला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, वेरिसिला जोस्टर वायरस ह्यूमन हर्पीज वायरस, कुल ह्यूमन हर्पीज वायरस की संख्या होती है 8। तो 8 ह्यूमन हर्पीज वायरस में से तीसरे नंबर का जो ह्यूमन हर्पीज वायरस है उसी का नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस। अगर आपको वेरिसिला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन हुआ है, अर्थात आपको अगर चिकन पॉक्स कभी डेवलप हुआ था तो वो चिकन पॉक्स का जो वायरस है कौन सा, यही सेम है, वेरिसिला जोस्टर, बोथ आर सेम। चिकन पॉक्स का वायरस कौन सा है? कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस है। और वायरस का क्या नाम है? ह्यूमन हर्पीज वायरस नंबर 3। ह्यूमन हर्पीज वायरस नंबर 3। कुल कितने ह्यूमन हर्पीज वायरस होते हैं? कुल 8 ह्यूमन हर्पीज वायरस होते हैं। उसमें जो तीसरे नंबर का वायरस है उसका नाम है ह्यूमन हर्पीज वायरस 3। तो इस वेरिसिला जोस्टर वायरस या ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 का इरप्शन अगर आपके बॉडी में डेवलप हो चुका है, मतलब अगर आपको चिकन पॉक्स हो रखा है, तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने उस वायरस को डोरमेंट अवस्था में डोर्सल नर्व गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में दबाकर रखा हुआ है, डोरमेंट अवस्था में है। जिस दिन आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई उस दिन वो डोरमेंट मतलब होता है सोता हुआ, उस दिन वो सोता हुआ, उस दिन वो डोरमेंट वायरस जो कि कई सालों से आपके डोर्सल रूट गैंग्लियन में पड़ा है। मैं आपको भी सब बताऊंगा। ये शब्द अगर आपको समझ नहीं आ रहे, डोर्सल रूट गैंग्लियन, आई विल एक्सप्लेन यू। मैं अभी आपको एक रूपरेखा बना रहा हूं बस। तो अगर आपके शरीर में वेरिसिला जोस्टर वायरस का इन्फेक्शन पहले हुआ था, अर्थात अगर आपको चिकन पॉक्स डेवलप हुआ था, आपकी बॉडी ने उस चिकन पॉक्स के वायरस को, आपकी बॉडी ने वेरिसिला जोस्टर वायरस को सप्रेस कर दिया था, और वो सप्रेस हुआ वेरिसिला जोस्टर वायरस आपकी नसों में कहीं अभी तक पड़ा है। जिस दिन आपके शरीर की इम्यूनिटी कम होगी उस दिन वो वायरस का इन्फेक्शन फिर से हो जाएगा, और जब फिर से हो जाएगा तब उसका नाम हम बोलेंगे सिंगल्स। तब वो अलग तरीके से इन्फेक्शन करेगा। तो दोस्तों, दोनों चीजें आप जब तक नहीं समझोगे, मतलब चिकन पॉक्स और सिंगल्स, जब तक दोनों चीजें आपको समझ में नहीं आएगी, आपको दोनों में से कोई एक चीज भी समझ में नहीं आएगी। तो मैं दोनों चीजें आज एक ही क्लास में बताने की कोशिश पूरी जद्दोजहद से कर रहा हूं। अगर आप सीखना चाहोगे तो पूरी कायनात आपको सिखाने में लगा जाएगी, मैं तो एक इंसान हूं। तो हम लोग जो पहला टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है चिकन पॉक्स, और चिकन पॉक्स के बाद में हम लोग जो टॉपिक करेंगे उसका नाम होगा सिंगल्स। तो आइए दोस्तों, हम लोग पहला टॉपिक चालू करते हैं जिसका नाम है वेरिसिला या चिकन पॉक्स। आप समझ तो रहे ना, अगर आपको वेरिसिला का इंफेक्शन हुआ है, अगर आपको चिकन पॉक्स हुआ है, तो भविष्य में आपको इम्यूनिटी सप्रेस होने पर खतरा है हर्पीज डेवलप होने का, ठीक है ना। तो
हम पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है चिकन पॉक्स। दोस्तों सभी को लाइफ में एक बार चिकन पॉक्स होता है, अगर आप इम्यून नहीं है तो, और अगर आप इम्यून है तो भी 1/5 भाग को होता ही है। मतलब मान लीजिए मैंने 100 लोगों को टीके लगाए हैं चिकन पॉक्स के, तो 100 लोगों में से 100 का भाग लगा दीजिए 5 में, तो 20 लोगों को फिर भी बहुत ज्यादा रिस्क है कि चिकन पॉक्स डेवलप होगा ही होगा। तो वैक्सीन जो है वो हो सकता है आपको प्रिवेंट करें, पर 100% प्रिवेंट करे कोई जरूरी नहीं है। हाँ, वो प्रिवेंट करती हैं। तो हम लोग जो टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं उसका नाम है चिकन पॉक्स। इसी चिकन पॉक्स को बोलते हैं वेरिसिला। इसी चिकन पॉक्स को बोलते हैं वेरिसिला। इसी चिकन पॉक्स को बोलते हैं वेरिसिला। अब ये चिकन पॉक्स है क्या, आइए इसको अपन डिटेल में देखते हैं। पहला, सबसे पहले इट इज कॉज्ड बाय, अभी मैंने नाम पढ़ा आपको वेरिसिला जोस्टर वायरस, तो कॉज बाय, पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे, कॉज बाय, कॉज बाय, कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस, कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस, वेरिसिला जोस्टर वायरस। कौन सा वायरस कॉज कर रहा है, वेरिसिला जोस्टर वायरस, वन ऑफ द 8 हर्पीज वायरस। मैंने बताया आपको ये जो वेरिसिला जोस्टर वायरस है ये क्या है, इट इज वन ऑफ द 8 ह्यूमन हर्पीज वायरस। इंसानों को जो हर्पीज वायरस अफेक्ट करता है, ऐसे 8 अलग अलग वायरस है, आप लोग डिटेल में कभी पढ़ाया जाएगा वायरोलॉजी में आपको, उसी में से एक है जिसका नाम है वेरिसिला जोस्टर वायरस। ये कौन से नंबर का है, ह्यूमन हर्पीज वायरस नंबर 3, ह्यूमन हर्पीज वायरस नंबर 3। तो पहला पॉइंट कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर वायरस। नंबर 2, एंटर बाय, देखो भैया बहुत जबरदस्त है इसका, इसकी एंट्री बहुत गजब है। देखिए आप इसकी एंट्री, कितनी जबरदस्त एंट्री इसकी, इस वायरस की एंट्री देखिए आप, एंटर बाय, एंटर इन बॉडी। अगर आपकी बॉडी में आएगा तो कहां से आएगा, ऑफ कोर्स किसी इंफेक्टेड पर्सन से आएगा। एंटर इन बॉडी बाय नेजोफेरिंजियल रूट, नेजोफेरिंजियल रूट, रूट ऑफ एंट्री। इस वायरस को आपके शरीर में एंट्री मिलेगी तो कहां से मिलेगी दोस्तों, ये एयरबॉर्न होता है भैया, एयर में इसका वायरस जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन में अगर, मान लो मैं इन्फेक्टेड हूं, मुझे चिकन पॉक्स हो रहा है, तो मुझे जो चिकन पॉक्स हो रहा है तो चिकन पॉक्स के जो मैक्यूल पेप्यूल्स बने हैं और क्रस्ट बने हैं, अभी इस पे बात करेंगे आगे अपन। स्किन में जो छोटे दाने हो गए हैं, जिसको अपन बोलते दाने हो गए, वो दाने में से वेसिकल जब फूटता है, वो जो पानी जब निकलता है तो वो वायरस हवा में, एयर में आ जाता है। ठीक है दोस्तों, और एयर में से वो वायरस किसी दूसरे इंसान के स्मेल से उसके नाक में नेजोफेरिंजियल रूट से अंदर चला गया। ठीक है, हाईली कॉन्टेजियस होता है ये, इट इज हाईली कॉन्टेजियस। अगर किसी को चिकन पॉक्स है तो उसको अलग रखना चाहिए, क्योंकि वो दूसरे लोगों को भी चिकन पॉक्स कर सकता है। एयरबॉर्न होता है ये, नेजल सिक्रीशन, वेसिकल सिक्रीशन में से आ जाता है। तो ये कैसा है, एयरबॉर्न है। कैसा है दोस्तों, एयरबॉर्न है, एयरबॉर्न है, हवा में आ जाता है। हवा में कहां से आता है, एक तो नेजल सिक्रीशन से, किसी इंफेक्टेड पर्सन के नेजल सिक्रीशन में भी मिलेगा, इसके अलावा वेसिकल में मिलेगा, बताया मैंने आपको, वेसिकल सिक्रीशन में। वेसिकल क्या है, स्किन के ऊपर जो रैश डेवलप हुए हैं, स्किन में जो छोटे रैशेस डेवलप हुए हैं, उसमें पानी भर जाता है, और वो पानी जब फटता है तो पानी के साथ वेसिकल के सिक्रीशन में से आ जाता है। और मान लो मुझे अगर चिकन पॉक्स है तो मेरे नाक में से जो सिक्रीशंस आएंगे उसमें भी वायरस होगा, तो इस तरह से इस कमरे में फैल जाएगा। अब कोई भी इंसान जब इस कमरे के अंदर आएगा और स्मेल करेगा तो उसमें भी चला जाएगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं ये हाईली कॉन्टेजियस होता है दोस्तों, हाईली कॉन्टेजियस, हाईली कॉन्टेजियस।
इट इज हाईली कॉन्टेजियस। तो ध्यान रखिए, चिकन पॉक्स कॉज बाय वेरिसिला जोस्टर, एंटर इन बॉडी बाय नेजोफेरिंजियल रूट। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड याद रखिए, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? देखिए, अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, चिकन पॉक्स वायरस का, वेरिसिला जोस्टर वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है दोस्तों? क्या कोई बता सकता है इंक्यूबेशन पीरियड? इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब समझते हैं आप लोग? जब वायरस आपके शरीर में जाए तब से लेके जब वो पहला सिम्टम प्रोड्यूस करे तब तक के बीच में जो समय होता है उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। समझे आप? आपको आज पिज्जा बनाना है और पिज्जा का बेस आप अभी लेके आ गए 12 बजे, फिर कई सामान आने लगा, दूसरा सामान आने लगा, तीसरा सामान आने लगा, लेकिन पिज्जा बन के तैयार हुआ 8 बजे, तो इंक्यूबेशन पीरियड कितना हुआ? 8 घंटे। जब वायरस आपके शरीर में अंदर गया तब से लेकर जब उसने पहला कोई सिम्टम प्रोड्यूस किया तब तक जो समय होता है उसको बोलते हैं अपन इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 15 दिनों से लेकर 21 दिनों तक होता है। 15 से 21 दिन। एवरेज कितना होता है दोस्तों? 15 दिन, मोस्ट कॉमन। ध्यान रखिएगा, पहली प्रायोरिटी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अगर वेरिसिला जोस्टर वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, आपको जवाब लिखना है 15 दिन होता है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं मिलता तो 21 दिन जवाब हो सकता है। 15 और 21 दोनों मिले तो आपको पहली प्रायोरिटी किसको देनी है? 15 को देनी है दोस्तों। तो व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड? द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द वायरस इज 15 to 21 days. Most common the incubation period is 15 days. क्या इतना समझ में आ गया दोस्तों? बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इन्फेक्टिव पीरियड कितना होता है इसका? इन्फेक्टिव पीरियड कितना होता है? इन्फेक्टिव पीरियड, इन्फेक्टिव पीरियड पता है क्या होता है ये? इन्फेक्टिव पीरियड, इसका इन्फेक्टिव पीरियड कितना है? देखो, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है जब वायरस आपके शरीर में गया तब से लेकर उसने सिम्टम्स प्रोड्यूस किए, पहला सिम्टम उसका कुछ निकल कर आया, तब तक के बीच का जो समय उसको अपन ने बोला इंक्यूबेशन पीरियड। इन्फेक्टिव पीरियड का मतलब क्या? वायरस आपके शरीर में चला गया, ठीक है, कितने दिन बाद उसमें इतनी शक्ति हो जाएगी कि दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सके। मतलब इन्फेक्टिव पीरियड एक ऐसा समय होता है, उस समय के अंतराल के बीच में उस पर्सन से वायरस निकलकर किसी दूसरे पर्सन के अंदर जा सकता है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इन्फेक्टिव पीरियड से हमें बचकर रहना चाहिए। अगर इन्फेक्टिव पीरियड से बचकर नहीं रहे तो आपको तकलीफ हो सकती है, दूसरे लोगों को आप इन्फेक्शन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, मान लीजिए ये कोई इंसान है, मैं यहां बना लेता हूं, एक इंसान को बना लेता हूं मैं, एक इंसान को बना लेता हूं मैं। मान लीजिए ये कोई इंसान है, कोई भाई साहब है, ये इनका कुछ भी नाम आप रख लीजिए। ये एक इंसान है दोस्तों, इस इंसान को स्किन में इरप्शन हुए चिकन पॉक्स के। ठीक है, मान लीजिए इस इंसान को स्किन में इरप्शन हुए चिकन पॉक्स के। एक खास बात बताऊं आपको मैं, देखो आप ध्यान से देखना, स्किन में जब चिकन पॉक्स होगा तो कभी भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। इसका मतलब इस इंसान की मिड लाइन क्या है? मतलब अगर आपको लेफ्ट साइड में इंफेक्शन है तो लेफ्ट साइड में रहेगा, राइट में कभी नहीं आएगा। हर्पीस का इंफेक्शन, मतलब ये जो चिकन पॉक्स का इंफेक्शन तो इधर से इधर आ सकता है, इधर से इधर आ सकता है, ये फैल जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी इंफेक्शन जो सिंगल्स का हम पढ़ेंगे वो कभी भी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करता। मतलब चिकन पॉक्स के जो इरप्शंस होते हैं वो बॉडी में मिड लाइन को क्रॉस कर सकते हैं, राइट से लेफ्ट में आ सकते हैं, लेफ्ट से राइट में जा सकते हैं, लेकिन जब इसके सेकेंडरी इंफेक्शन होते हैं, जब मैं आपको जो टॉपिक हम मेन आज डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सिंगल्स, वो कभी मिड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। मतलब अगर लेफ्ट वाले प्रोड्रोम लेफ्ट साइड के अंदर है तो लेफ्ट में ही रहेगा, राइट में है तो राइट में ही रहेगा। चाहे तो वो अपना स्किन का डर्मेटोन चेंज कर सकता है, मतलब नीचे से ऊपर थॉरेक्स में आ सकता है, बैक में जा सकता है, ईयर में आ सकता है, फेस पे आ सकता है, पर एक ही तरफ रहेगा, राइट में है तो राइट में ही रहेगा, लेफ्ट में है तो लेफ्ट में ही रहेगा। जबकि चिकन पॉक्स के अंदर जब इंफेक्शन होता है तो वो मिड लाइन को क्रॉस कर सकता है। तो इन्फेक्टिव पीरियड जो होता है इसका क्या होता है, देखिए आप, इन्फेक्टिव पीरियड का मतलब, इन्फेक्टिव पीरियड का सिंपल सा मतलब है, मान लीजिए ये कोई इंसान है, इस इंसान को ये स्किन में इरप्शन हुए चिकन पॉक्स के, इस इरप्शन होने के 1 से 2 दिन पहले और इरप्शन
जब हो गए इरप्शन, 4 दिन तक इरप्शन रहते हैं, 4 डेज तक इरप्शन रहेंगे, बनते रहेंगे, नए बनते रहेंगे इरप्शन, और 4 दिन इरप्शन बनते गए बनते गए बनते गए। इसके बाद 5 डेज मोर, मतलब 1 से 2 दिन यहां हो गए, 4 दिन में इरप्शन बने और 5 दिन और पीछे, ये इसका इन्फेक्टिव पीरियड होता है। मतलब इन्फेक्टिव पीरियड का मतलब है वो समय जिस समय ये इंसान किसी दूसरे इंसान को भी बीमारी दे सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कोई इंसान है, इसको स्किन में इरप्शन आने से पहले, क्योंकि स्किन में इंफेक्शन तो इंक्यूबेशन पीरियड निकलेगा तभी आएंगे ना। इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? मोस्ट कॉमन 15 दिन, मतलब 15 दिन में स्किन में इरप्शन आने लग जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब 15 दिन में स्किन इरप्शन आने लग जाएंगे, तो इसने इन्फेक्शन करना कब चालू कर दिया है? स्किन इरप्शन आने के 1 से 2 दिन पहले से लेकर स्किन इरप्शन आएंगे उसके 5 दिन बाद तक। तो इरप्शन कितने दिन तक आते रहते हैं? 4 दिन तक आते रहते हैं इरप्शन। ठीक है, इरप्शन कैसे दिखते हैं अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो ये इसका इन्फेक्टिव पीरियड है। तो आप कैसे लिखेंगे दोस्तों इन्फेक्टिव पीरियड के बारे में? आपको ऐसे लिखना है 1 to 2 days प्री इरप्शन एंड 5 day पोस्ट इरप्शन। आप कैसे लिखोगे? आप ऐसे लिखोगे 1 to 2 day प्री इरप्शन to 5 days पोस्ट इरप्शन। ठीक है ना दोस्तों, इस तरह से लिखेंगे अपन। तो ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो गया, ये इसका इन्फेक्टिव पीरियड हो गया। ये दोनों इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक है ना। अब मैं आपको बता रहा हूं कि किस तरह से वायरस आपके शरीर में फैलता है या दूसरे लोगों के अंदर फैलना चालू होता है। देखिए देखिए, ये कोई वायरस है, मान लीजिए ये कोई वायरस है, मान लीजिए ये वायरस है। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ये वायरस है। ये कौन सा वायरस है? ह्यूमन हर्पीज वायरस नंबर 3, मतलब वेरिसिला जोस्टर वायरस। ठीक है ना, ये वायरस है। और ये वायरस आपके शरीर के अंदर नेजोफेरिंजियल रूट से एंटर हो गया। ये आपके नेजोफेरिंजियल रूट से अंदर एंटर हो गया। ये मैंने नाक बनाई है दोस्तों, दिस इज द नोज। ठीक है ना, ये नोज है। और ये आपके नेजोफेरिंजियल रूट से जैसे ही एंटर हुआ, इसने सबसे पहले लिम्फ नोड्स पे अटैक करना चालू किया, रीजनल लिम्फ नोड्स पे। किस पे दोस्तों? रीजनल लिम्फ नोड्स। देखो ये लिम्फ नोड है, कौन सी लिम्फ नोड है? ये रीजनल लिम्फ नोड्स यहां पर आ गया। लिम्फ एडिनोपैथी डेवलप हो जाएगी। इस समय में 4 से 6 दिन का समय लग जाता है इसमें। जैसे ही वायरस एंटर होता है तो वायरस को रीजनल लिम्फ नोड में आने में कितना समय लग जाता है? 4 से 6 दिन का समय लग जाता है दोस्तों। इस लिम्फ नोड में एंट्री करने के बाद में, इस लिम्फ नोड में एंट्री करने के बाद में वायरस कहां जाएगा? देखो पूरी कहानी है। इस लिम्फ नोड में जैसे ही वायरस एंट्री करेगा, इसको एंट्री करने के बाद में ये ब्लड में जाने लगेगा, और जैसे ही ब्लड में जाएगा ये प्राइमरी वायरीमिया कॉज करेगा। ये कहां आने लगेगा? ब्लड में। ये कहां गया? वायरस कहां गया? ब्लड में आया, और इसने क्या प्रोड्यूस किया? प्राइमरी वायरीमिया। अभी तक आपको कुछ खास सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, अभी तो वायरस केवल आपके ब्लड में आया है। ठीक है, अब क्या होगा? ब्लड से ये चला जाएगा रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में, RES सिस्टम में। आपके RES सिस्टम के अंदर चला जाएगा ब्लड से। कहां से जाएगा? ब्लड से। कहां चला जाएगा? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में चला जाएगा। कहां चला जाएगा? रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में चला जाएगा। रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में चला जाएगा, RES में चला जाएगा, रेटिक्यूलो एंडोथीलियल सिस्टम में चला जाएगा, और फिर से ब्लड में डबल स्पीड में मल्टीप्लाई होकर आएगा, और इसको हम बोलेंगे सेकेंडरी वायरीमिया दोस्तों। और सेकेंडरी वायरीमिया होने में कितना समय लग जाता है? लगभग 9 डेज लग जाते हैं, 9 डेज। सेकेंडरी वायरीमिया, सेकेंडरी वायरीमिया। जैसे ही इतना सारा वायरस आपकी ब्लड में आता है, सेकेंडरी वायरीमिया क्रॉस करता है, तो आपके शरीर में कुछ प्रोड्रोमल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। आपको पता प्रोड्रोमल का क्या मतलब होता है? प्रोड्रोमल का मतलब होता है कि मुख्य सिम्टम्स आने से पहले
इसका मुख्य सिम्टम क्या है? आप बताओ, चिकन पॉक्स को आप किससे जानते हो? बुखार से जानते हो कि चिकन पॉक्स को? नहीं, चिकन पॉक्स को हम जानते हैं छोटे छोटे लाल लाल दाने हो जाना। ठीक है, उन दानों के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, मैक्यूल, पेप्यूल, अपुस्ट्यूल, अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो हम लोग चिकन पॉक्स को समझते हैं कि स्किन में इरप्शन होगा, ये इसका मुख्य सिम्टम है। इस मुख्य सिम्टम आने से पहले 2-3 कुछ छोटे सिम्टम्स आते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोड्रोमल। मुख्य सिम्टम आने से पहले प्रोड्रोमल सिम्टम। तो जैसे सेकेंडरी वायरीमिया कॉज होता है, कितने दिन हो गए? 9 दिन। मैंने क्या बोला, इंक्यूबेशन पीरियड कितना है इसका? 15 दिन। मतलब 9 से 15 दिन के बीच का जो समय, इसमें पेशेंट को एनोरेक्सिया हो जाएगा, भूख कम लगेगी, उसको फीवर हो जाएगा, अजीब सा बॉडी में महसूस होने लग जाएगा, थकान होने लग जाएगी, इसको बोलेंगे मतलब उसको इल फील होगा, उसको ऐसा लगेगा इसे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, फेरिंजाइटिस हो जाएगा, गले में हो सकता है बोलने में आवाज ऐसी घड़ी आवाज हो जाए, हाँ आवाज ऐसी हो जाए, हो सकता है फीवर डेवलप हो जाए उसको, हो सकता है उसको उसके बॉडी के ऊपर रैशेज आने से पहले उसको थकान डेवलप हो रही है, इसको बोलेंगे प्रोड्रोमल सिम्टम। माँ क्या बोलेगी अपने बच्चे को लाएगी जब, डॉक्टर साहब देखो इसको बुखार हो रहा है, इसको बोलने में थोड़ा जुकाम सा हो रहा है, ये थका थका सा रह रहा है, सुस्त हो गया, खेल नहीं रहा, कल तो खूब खेल रहा था, ये प्रोड्रोमल सिम्टम है। प्रोड्रोमल सिम्टम, प्रोड्रोमल सिम्टम कब आएंगे? मुख्य सिम्टम्स के आने के पहले आएंगे, उसको बोलेंगे प्रो मतलब पहले, प्रोड्रोमल सिम्टम। ठीक है, तो 9 डे पे सेकेंडरी वायरीमिया होता है, और सेकेंडरी वायरीमिया जैसे ही होता है प्रोड्रोमल सिम्टम आने चालू हो जाते हैं। दोस्तों देखिए, आप फिर से देखिए इस वायरस का कोर्स, देखिए कैसे आपकी बॉडी में आ रहा है। ये वायरस है, ये नेजोफेरिंजियल रूट से आया। ठीक है, जैसे ही आया इसने लिम्फ नोड्स को इन्फेक्ट किया, सबसे पहले 4 से 6 दिन लग गए लिम्फ नोड में पहुंचने में इसको, फिर ये ब्लड में आएगा, प्राइमरी वायरीमिया कॉज करेगा 7 से 8 दिन में, फिर ये रेटिक्यूल एंडोथेलियल सिस्टम में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा जबरदस्त तरीके से, और वापस से ब्लड के अंदर रश करता हुआ आएगा। इस समय में 9 दिन का समय लग जाएगा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वायरीमिया डेवलप होना। इस प्रकार से ये वायरस आपके ब्लड में चारों तरफ फैल जाता है, और ब्लड से फैलता फैलता दोस्तों स्किन में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या आते हैं देखते हैं, बड़े अच्छे इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। तो आशा करता हूं ये बात समझ में आ रही होगी आपको। देखिए इसको आराम से आप बना सकते हैं, चाहे तो आराम से बना लीजिए। साइन एंड सिम्टम मैंने आपको बोला, प्रोड्रोमल साइन एंड सिम्टम आएंगे पहले। तो साइंस एंड सिम्टम्स, साइन एंड सिम्टम्स, पहले कैसे साइन एंड सिम्टम आएंगे दोस्तों? प्रोड्रोमल, प्रोड्रोमल, प्रोड्रोमल। पहले कैसे साइन एंड सिम्टम आते हैं? प्रोड्रोमल साइन एंड सिम्टम आते हैं। प्रोड्रोमल का मतलब क्या हुआ? मुख्य सिम्टम आने से पहले। मुख्य सिम्टम क्या है? इरप्शन। मुख्य सिम्टम इसमें इरप्शन ही तो होता है, स्किन इरप्शन, लाल लाल रंग के बेस पर स्किन इरप्शन हो जाना। तो मुख्य सिम्टम आने से पहले प्रोड्रोमल सिम्टम्स आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये प्रोड्रोमल सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? देखिए पहला प्रोड्रोमल सिम्टम आएगा फीवर। मैंने अभी अभी बताया आपको प्रोड्रोमल सिम्टम, बता दीजिए कौन कौन से हैं। पहला प्रोड्रोमल सिम्टम क्या आएगा बताइए? फीवर। दूसरा क्या आएगा? मैलेज, थकान होना, मैलेज, मैं लेजी हो गया, मैं लेजी हो गया, थकान हो गई, बॉडी में थकान है, फीवर है। फेरिंजाइटिस, आप समझ रहे हैं? देखो प्रोड्रोमल का मतलब हुआ बिफोर इरप्शंस। इरप्शन आने से पहले क्या क्या सिम्टम्स आए दोस्तों? फीवर आया, मैलेज आया, फेरिंजाइटिस आया, इसके अलावा एनोरेक्सिया डेवलप हो सकता है आपको। एनोरेक्सिया मतलब होता है एपेटाइट डिक्रीज हो जाना, एपेटाइट डिक्रीज हो जाना। मां बोलेगी कि देखो डॉक्टर साहब मेरा जो ये लाल है, ये जो कन्हैया है, ये राधा के पीछे रहता है और खाता पीता था, लेकिन आजकल ये कुछ खाता पीता भी नहीं है, एकदम इसने खाना ही बंद कर दिया, 2 दिन से कुछ खा ही नहीं रहा है ये, क्योंकि उसकी एपेटाइट क्या हो गई है दोस्तों? कम हो गई, डिक्रीज हो गई है। इसको बुखार आ गया, इसमें थकान हो रही है, फेरिंजाइटिस, गले में इसको बोलने में खरखर आवाज आ रही है, बोलने में तकलीफ हो रही, गले में दर्द हो रहा है, एपेटाइट इसकी डिक्रीज हो गई। एपेटाइट ये लिखा है, एपेटाइट, एपेटाइट, APPETITE, एपेटाइट, APPETITE, एपेटाइट इसकी क्या हो गई है? डिक्रीज हो गई। तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स आएंगे, फीवर, मैलेज, फेरेंजाइटिस और एपेटाइट डिक्रीज हो जाना। अच्छा, प्रोड्रोमल सिम्टम्स आने के 1 से 3 दिन बाद में इरप्शंस होने लग जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इरप्शन कब होने लग जाते हैं?
इरप्शन 1 to 3 days आफ्टर सिम्टम्स। ये जो प्रोड्रोमल सिम्टम आ रहे हैं इसके 1 से 3 दिन बाद, मतलब 9 दिन बाद प्रोड्रोमल सिम्टम आएंगे, तो 1 से 3 दिन बाद लगभग 15 दिन हो गया अप्रोक्सीमेट, स्किन इरप्शन होने चालू हो जाते हैं। तो ये स्किन इरप्शन होने चालू हो गए हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसमें जो स्किन इरप्शन होंगे वो कैसे होंगे? वेसिकल्स डेवलप होंगे। कैसे होंगे? इरिथमेटस बेस में वेसिकल डेवलप होंगे। जैसे मैं बना के बताता हूं आपको। मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, ये अगर आपकी बॉडी है, मान लीजिए आपकी बॉडी में ये अम्बलाइकस है, यहां पे स्किन का इरप्शन डेवलप करना है अपने को। ठीक है, तो स्किन के इरप्शन जो डेवलप होंगे वो आपके रेड बेस पर होंगे। ये जैसे लाल लाल बेस होगा, लाल लाल बेस होगा, ये देखिए, और इसके ऊपर स्किन के इरप्शंस आपको नजर आएंगे। इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात है रेड बेस। स्किन इरप्शन हमेशा कहां होंगे? रेड बेस पर होंगे। रेड बेस पर स्किन इरप्शन होंगे। दिस इज द ब्यूटी। यही इसको पहचानने का तरीका होता है। लाल बेस के ऊपर अगर स्किन इरप्शंस नजर आते हैं तो समझ लीजिए चिकन पॉक्स हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग नजर आएगी, मतलब किसी ये ग्रुप में होते हैं। जैसे 20-25 इरप्शन हो गए आज, 20-25 इरप्शन हो गए कल, 20-25 इरप्शन हो गए परसों, तो जो पहले दिन हुए थे वो ठीक नहीं होंगे क्या? ठीक होंगे। तो आपको डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग नजर आएगी। एक ही चमड़ी पर, एक ही जगह पर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग नजर आएगी। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। ठीक है। अच्छा, अधिकतर ये फेस और ट्रंक पे मिलता है, बाकी वाइड स्प्रेड होता है। पूरी बॉडी में कहीं पे भी मिल सकता है आपको, कमर में मिल जाए, पीठ पे मिल जाए, पेट पे मिल जाए, छाती पे मिल जाए। अधिकतर कहां मिलता है? ये ट्रंक और फेस, ट्रंक और फेस। ठीक है, बाकी वाइड स्प्रेड है ये। ठीक है, इसमें डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग नजर आती है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग्स आप किस स्किन इरप्शन में देखने को पाएंगे? आंसर होगा चिकन पॉक्स में पाएंगे, क्योंकि इसमें 4 दिन तक इरप्शन होते रहते हैं। पहला दिन इरप्शन हुआ, दूसरे दिन इरप्शन हुआ, तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ। तो जो पहले दिन वाला इरप्शन है वो ठीक हो रहा है, दूसरे दिन वाला भी ठीक हो रहा है, तीसरे दिन वाला भी ठीक हो रहा है। तो अलग अलग स्टेजेस ऑफ हीलिंग आपको एक ही चमड़ी पे नजर आएगी। ठीक है, तो वी कैन सी डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग। वी कैन सी डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। इंपॉर्टेंट है ये। वी कैन सी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हीलिंग। अच्छा, इसकी पहचान कैसे करोगे आप? रेड बेस पर स्किन इरप्शन होंगे और एक ही चमड़ी पे अलग अलग स्टेजेस ऑफ हीलिंग आपको नजर आएगी दोस्तों। तो ये एक ग्रुप ऑफ पॉलीमॉर्फिक स्किन लीजन हो गया। आप क्या बोल सकते हो? ग्रुप ऑफ पॉलीमॉर्फिक स्किन लीजन नहीं बोल सकते। इसी चीज को आप क्या बोल सकते हो? इसी चीज को आप बोल सकते हो ग्रुप ऑफ पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब दिखना, स्किन लीजन मतलब कहीं पे स्किन लीजन कैसा दिख रहा है, कहीं पे स्किन लीजन कैसा दिख रहा है। ग्रुप मतलब ग्रुप हो गया, एक इकट्ठा एक ही चमड़ी पे नजर आ रहा है ग्रुप। पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब रूप, पॉलीमॉर्फ बहुत सारे रूप वाला। बहुत सारे रूप वाला कौन है? कृष्ण भगवान है, नहीं है? तो ये भी पॉलीमॉर्फिक है। पॉलीमॉर्फिक, पॉली मतलब बहुत सारे, मॉर्फ मतलब रूप, बहुत सारे रूप वाला स्किन लीजन। कहीं पर कैसा नजर आता है, कहीं पे कैसा नजर आता है, कहीं पे कैसा नजर आता है, कहीं पे कैसा नजर आता है। एक ही चमड़ी पे अलग अलग स्टेजेस ऑफ हीलिंग नजर आती है। तो डिफरेंट स्टेज ऑफ हीलिंग के लिए मैंने एक अच्छा वर्ड, एक ये लाइन निकाल दी, ग्रुप ऑफ पॉलीमॉर्फिक लीजन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप ऑफ पॉलीमॉर्फिक लीजन आप किस में पाएंगे दोस्तों? चिकन पॉक्स में पाएंगे। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि स्किन इरप्शन डेवलप हुए हैं तो उसमें इचिंग होगी। स्किन इरप्शन अगर डेवलप हुए हैं तो उसमें इचिंग तो होगी ना दोस्तों। तो इसमें हम जो साइन एंड सिम्टम पढ़ रहे थे, इसी में स्किन इरप्शन डेवलप हो गए और इसी में आगे लिख लीजिए आप 3rd नंबर, प्रूराइटिस। अच्छा, स्किन इरप्शन स्टॉप कब हो जाते हैं डेवलप होना? 4 डेज में। आफ्टर 4 डेज न्यू इरप्शन स्टॉप। अब नए इरप्शन नहीं होंगे। तो ये जो प्रूराइटिस स्किन इरप्शन जो आएंगे ये कितने दिन तक आएंगे? 4 दिनों तक आएंगे। उसके बाद स्किन इरप्शन आने बंद
हो जाएंगे दोस्तों। तो प्रूराइटिस, तो प्रोड्रोमल सिम्टम्स आए, क्या है, फीवर आया, मैलेज आया, फेरिंजाइटिस, एपेटाइट आई, लॉस हो, एपेटाइट डिक्रीज है ना, एपेटाइट डिक्रीज हुई। उसके बाद में इरप्शन स्टार्ट हो गए। इरप्शन कितने दिन बाद स्टार्ट हुए दोस्तों? 1 से 3 दिन बाद में। 1 से 3 दिन किसके बाद में? ये ऊपर वाले सिम्टम्स आने के 1 से 3 दिन बाद में इरप्शन आने चालू हुए। इरप्शन अगर एक बार आने चालू हुए तो कितने दिन तक इरप्शन आएंगे? 4 दिन तक इरप्शन आएंगे, ठीक है। इरप्शन है तो इचिंग होगी। तो इस इचिंग इतनी इंटेंस होती है, इंटेंस इचिंग के लिए हमने शब्द काम में लिया है प्रूराइटिस, ठीक है दोस्तों। अच्छा, अब एक बात आप और समझ लीजिए, ये कहां पर अधिक देखने को मिलेगा, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहां होता है? मैंने बताया वाइड स्प्रेड होता है, ये कहीं पर भी मिल सकता है। चिकन पॉक्स के इरप्शन का डिस्ट्रीब्यूशन कहां होता है? डिस्ट्रीब्यूशन कहां डिस्ट्रीब्यूट होंगे ये? देखो मैंने बता दिया आपको, फेस पे, ट्रंक पर, ये मुख्य साइट है। इसके अलावा वाइड स्प्रेड कहीं पर भी हो सकता है। अधिकतर कहां देखने को मिलेगा आपको? फेस पर, ट्रंक पर। इसके अलावा वाइड स्प्रेड पूरे बॉडी में कहीं पर भी देखने को मिल सकता है। शुरुआत में चिकन पॉक्स की जो लीजन्स होते हैं, चिकन पॉक्स के लीजन कैसे होते हैं? देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, देख लीजिए चिकन पॉक्स के लीजन कैसे होते हैं। चिकन पॉक्स के लीजन, चिकन पॉक्स के स्किन लीजन, चिकन पॉक्स के स्किन लीजन कैसे होते हैं दोस्तों? बड़े अच्छे होते हैं। देखो सबसे पहले डेवलप होता है मैक्यूल मतलब स्किन में किसी जगह पर ऐसा लगना कि यहां कुछ हो रहा है, कुछ लाल लाल सा नजर आने लग जाना, मैक्यूल कहलाता है। और कुछ ना कुछ है, यहां पता लग जाएगा इंसान को यहां कुछ हो रहा है, उसी को बोलेंगे मैक्यूल, ठीक है। यही मैक्यूल धीरे धीरे उभर जाता है। जैसे ही स्किन में उभरने लगता है, यही मैक्यूल जब जैसे ही धीरे धीरे स्किन में उभरने लगेगा, इसी मैक्यूल का नाम हो जाएगा पेप्यूल। पेप्यूल, PAPULE, पेप्यूल का मतलब है यही मैक्यूल जब धीरे धीरे स्किन में, जहां पर था ना, आपको जहां लग रहा था कि यहां गड़बड़ है, वहां की जो चमड़ी है, वहां की जो सरफेस है, वो रेज हो गई, थोड़ी सी बढ़ गई। जैसे वो थोड़ी सी बढ़ने लगी, रेज होने लगी, उसी का नाम क्या हो गया दोस्तों? उसी मैक्यूल का नाम पलट कर रख दिया गया पेप्यूल। और उस पेप्यूल में पानी भर जाएगा, तब इसका नाम पड़ जाएगा वेसिकल। फ्लूइड भर जाना, वेसिकल मतलब फ्लूइड भर जाना। और जैसे ही फ्लूइड उसमें इकट्ठा हो गया दोस्तों, कुछ समय बाद फ्लूइड बाहर निकल जाएगा, और ये जो वेसिकल है, इसी का नाम हम रख देंगे क्रस्ट। आप देखो, लोगों को कई बार आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं कि मेरे पहले माता निकली थी और वो माता निकलने की निशान है। वो निशान क्या है दोस्तों? वो क्रस्ट है। अगर वो ठीक नहीं कर पाए आप, अगर आपने अच्छे से उस पर ऑइंटमेंट जो सजेस्टेड है वो नहीं लगाई, या आपने उसके ऊपर कोकोनट का ऑयल नहीं लगाया, तो वही क्रस्ट आपके निशान लंबे समय तक रह सकते हैं। और लोग बोलते देखो मेरे पहले माता हुई थी, उसका निशान है। देखो मेरे भी है, देखो ये आप आईज के ऊपर देख सकते हैं ना, इस तरीके के होते हैं क्रस्ट आईज के ऊपर। देखो ये देखो आईलिड्स पे, ठीक है। तो इस तरीके के क्रस्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो पहले मैक्यूल होता है, फिर पेप्यूल होता है, फिर वेसिकल होता है, फिर क्रस्ट होता है। आप इसको लाइन से याद रखिए, CVPM। क्या याद रखना है आपको? CVPM याद रखिए। पहले क्या होगा? सबसे पहले चिकन पॉक्स के अंदर सबसे पहले आपके शरीर में मैक्यूल डेवलप हुआ, फिर पेप्यूल डेवलप हुआ, और फिर वेसिकल डेवलप हुआ, ठीक है। मैंने उल्टा लिख दिया, MPVC का मतलब है सबसे पहले मैक्यूल डेवलप होना, फिर पेप्यूल डेवलप होना, फिर वेसिकल डेवलप होना, फिर क्रस्ट डेवलप होना। MPVC मतलब पहले मैक्यूल डेवलप होना, फिर पेप्यूल डेवलप होना, फिर वेसिकल डेवलप होना, फिर क्रस्ट डेवलप होना। MPVC याद रखने का तरीका है, ठीक है दोस्तों। तो ये चिकन पॉक्स के इरप्शन, स्किन के लीजन कैसे नजर आते हैं दोस्तों? चिकन पॉक्स स्किन के लीजन ऐसे नजर आते हैं। अब एक और क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये आपको लाइन से याद रखने होंगे कि पहले मैक्यूल होगा, फिर पेप्यूल होगा, फिर वेसिकल्स बनेंगे, फिर क्रस्ट बनेगा। याद रखने का तरीका क्या है? MPVC, ठीक है। अब एक और चीज आप देखिए ध्यान से, डायग्नोसिस कैसे किया जाता है चिकन पॉक्स का?
हाँ, अपने यहाँ तो डॉक्टर साहब ऐसे ही क्लिनिक में देख के ही बता देते हैं कि तुम्हारे को चिकन पॉक्स हो गया है। एक्सपर्ट है, इंडिया में एक्सपर्टाइजेशन खूब चलता है, देख कर ही बता देते हैं हो गया काम भैया बस। ठीक है, हाँ। तो डायग्नोसिस, इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? बड़ा अच्छा इसका डायग्नोसिस है। अभी आपने पीसीआर का नाम सुना होगा, हाँ, पीसीआर का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। वेरी गुड, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करते हैं हम। पहला जो डायग्नोसिस है वो किसका है? पीसीआर, मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है ना? तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जब आप करोगे तो किस चीज का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन आप करोगे? आपको अगर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करना है तो किसका करना है? ये आप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करो या तो वेसिकल फ्लूइड का, जो वेसिकल में से फ्लूइड निकल रहा है उसका, या फिर ब्लड का, क्योंकि ब्लड में भी तो है ना वायरस। तो वेसिकल के फ्लूइड का या ब्लड का पीसीआर किया जाता है, वेसिकल के फ्लूइड का या ब्लड का, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा है, ये तो पहला डायग्नोसिस है, इट इज इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस, याद रखिए आप लोग हमेशा। चिकन पॉक्स के डायग्नोसिस में किसका नाम लिखना है आपको? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का। दूसरा, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। वायरस के यही ट्रीटमेंट टेस्ट होते हैं दोस्तों, सभी वायरस के अधिकतर यही ट्रीटमेंट मिलेंगे आपको। डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। याद रखिए आप, पीसीआर एक पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, नॉट पुलिस कंट्रोल रूम। हाँ, पुलिस कंट्रोल रूम नहीं है ये, यह है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। दूसरा, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट। अच्छा, तीसरा टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, सीरोलॉजी टू एसेस इम्यूनिटी, सीरोलॉजी टू एसेस इम्यूनिटी, सीरोलॉजी टू एसेस इम्यूनिटी, सीरोलॉजी टू एसेस इम्यूनिटी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन जी ढूंढ लेना। अगर आपकी बॉडी में वायरस है तो आपकी बॉडी ने एंटीबॉडी बनाया हुआ, एंटीबॉडी को बोलेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन जी। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी ढूंढ लेना फॉर वेरिसिला जोस्टर वायरस, बस। इम्यूनोग्लोबुलिन जी पता करना, इम्यूनोग्लोबुलिन जी है कि नहीं, किसके खिलाफ? वेरिसिला जोस्टर वायरस खिलाफ आपकी इम्यूनिटी चेक करना। अगर है, अगर पॉजिटिव आती है इम्यूनिटी, इसका मतलब आपको वो इन्फेक्शन डेवलप हुआ तभी तो इम्यूनिटी पॉजिटिव आई है। ठीक है, तो डायग्नोसिस इसका कैसे करेंगे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करेंगे, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी टेस्ट से करेंगे, और सीरोलॉजी टू एसेस इम्यूनिटी। वेरी गुड। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जी देखा जाता है किसके खिलाफ? वेरिसिला जोस्टर वायरस के खिलाफ। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? बड़ा अच्छा ट्रीटमेंट है एक्चुअली, ना दवा लगे ना दुआ लगे। डॉक्टर बोलता है कुछ नहीं करना, घर रहो, रेस्ट करो, आराम करो। डॉक्टर आप हमेशा देखिए, अगर आप चिकन पॉक्स के पेशेंट को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, वो एंटीबायोटिक दे देगा आपको। पता है क्यों देगा एंटीबायोटिक? वो चिकन पॉक्स का इलाज नहीं कर रहा। एंटीबायोटिक इज नॉट ट्रीटमेंट फॉर चिकन पॉक्स, इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरिया। तो फिर डॉक्टर साहब ने एंटीबायोटिक क्यों दे दिया? आप देखिए, चिकन पॉक्स के मरीज को लेके जाइए डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब ऑगमेंटिन लिख देते हैं, एमॉक्सिक्लेवम दवा लिख देते हैं। क्यों लिख दी उन्होंने ये तो एंटीबायोटिक है। आप पूछते नहीं हो क्या डॉक्टर से ये क्यों लिख दिया आपने? हमारे को बीमारी वायरस की है तो आपको वायरस की दवा लिखनी चाहिए, आपने बैक्टीरिया की दवा क्यों लिखी है? अभी बताते हैं उसका जवाब। देखो आप, इसका ट्रीटमेंट देखो भैया ऐसा है, अगर आपकी उम्र लेस देन 12 ईयर्स है, एज लेस देन 12 ईयर, अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है, एज लेस देन 12 ईयर, तो यह बीमारी सेल्फ लिमिटेड है, आपको किसी दवा की जरूरत नहीं है। सेल्फ लिमिटेड, इसलिए झाड़ फूक से ठीक हो जाती है, क्योंकि सेल्फ लिमिटेड है इसलिए झाड़ फूक से ठीक हो जाती है। हाँ, लेस देन 12 ईयर, अगर आपकी उम्र 12 साल से कम है, लेस देन 12 ईयर्स आपकी एज है, तो यह बीमारी आपको कुछ भी बाल भी बाका नहीं करेगी दोस्तों। 12 ईयर्स, लेस देन 12 ईयर्स, अगर आपकी उम्र लेस देन 12 ईयर्स है, एज, ये एज है भैया, है ना? फिर सोचोगे क्या लिख दिया सर ने, एज, तो ये सेल्फ लिमिटेड है, आपको कोई दवा लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन अगर आपकी उम्र 12 साल से ज्यादा है तो आपको एसाइलोविर या वेलासाइलोविर लेने की जरूरत पड़ सकती है। अगर आपकी उम्र ग्रेटर देन 12 साल है और आपको चिकन पॉक्स डेवलप हुआ है तो एसाइलोविर
या वेलासाइलोविर नाम के सॉल्ट्स आपको लेने पड़ सकते हैं। साथ साथ में इचिंग के लिए आप लोग एंटी हिस्टामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटी हिस्टामिन। स्किन को मॉइस्ट रखने के लिए आप लोग कैलेमाइन लोशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर 12 साल से कम उम्र है मरीज की तो सेल्फ लिमिटेड, कोई दवा देने की जरूरत नहीं है। अगर 12 साल ज्यादा उम्र है तो एंटीवायरल दीजिए, जैसे कि एसाइलोविर, वेलासाइलोविर, एंटी हिस्टामिन दीजिए और कैलेमाइन लोशन लगाने को दीजिए, ताकि चमड़ी जो है आपकी वो सूदिंग रहे, वो ड्राई नहीं हो। नेक्स्ट टॉपिक के लिए आपको कल मैं सेशन में मिलूंगा। ओके बाय।